वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने थ्री फेज का स्टार कनेक्शन देखा था और स्टार कनेक्शन में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, इसी में ही थ्री फेज कनेक्शन का ही सेकंड कनेक्शन जो कि था डेल्टा कनेक्शन, वो हमारा रह गया था, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जो इस यूनिट के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या सिलेबस में हैं, वो न्यूमेरिकल भी आज हम इकट्ठे ही कर लेंगे स्टार्टिंग से लेकर अब तक के। तो क्यों, कौन सा कनेक्शन हमारा है जो रह गया है? डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या कहा था, जितने भी वायर है, जितने भी फेज हैं, सबके या तो एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और बाकी सारे फेज क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, मान लो ये हमारा एक कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल जो वाइंडिंग लपेटी हुई है, हमने कॉइल से दिखा दिया इसे। ठीक है, ये मान लो कोई एक कॉइल है, इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो जो हमारा सेकंड फेस होगा, सेकंड कॉइल होगी, उस कॉइल का स्टार्टिंग फेस हमारा किससे कनेक्ट रहता है, पहले वाले के एंड पॉइंट से। ऐसे जो सेकंड वाली का एंड पॉइंट है वो हमारे किससे कनेक्ट रहता है, थर्ड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये रहा थर्ड वाला, ये है मान लो थर्ड। तो ये फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट से, सेकंड वाले का एंड पॉइंट थर्ड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से, थर्ड वाले का एंड पॉइंट हमारा फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट रहता है। चलो इसे थोड़ा सा पास बना देते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे क्या कर दिया, इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो तीनों फेज हमारे इस तरीके से जब कनेक्ट होते हैं, वो हमारा कनेक्शन कौन सा कहलाता है, डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। डेल्टा कनेक्शन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। और जैसे हमने कहा था स्टार कनेक्शन में थ्री फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो वो थ्री फेज फोर वायर कनेक्शन भी होता है। ये हमारा थ्री फेज थ्री वायर कनेक्शन होता है। इसमें हमारे क्या है, थ्री ही फेज होते हैं, थ्री फेज हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए। और वायर भी अभी इसमें कितने यूज होंगे, थ्री ही वायर होंगे। तो ये हमारा थ्री फेज थ्री वायर कनेक्शन भी होता है, या मेन इसे हम कौन सा कनेक्शन कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। एक ट्राइंगल की तरह, क्योंकि ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फेज सारे कनेक्ट करे थे, इस तरीके से ही तो फेज कनेक्ट करे हैं, सबके वायर्स कहाँ कर दो, एक एक वायर सबके बाहर इस तरीके से निकाल। तो ये हमारा इस तरीके से कौन सा कनेक्शन हो जाता है, डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। देखो, एक वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, तीनों वायर हमारे क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो वायर भी थ्री हो गए, फेज भी कितने हो गए, थ्री हो गए। अब हमने कौन सी वोल्टेजेस बताई थी, दो वोल्टेज बताई थी। जो फेज फेज के क्रॉस वोल्टेज या करंट होती है वो फेज वोल्टेज या फेज करंट होती है। जो हमारी दो फेजेस के बीच में होती है, कोई भी दो फेज ले लो और उन दो फेज के बीच में जो करंट फ्लो करेगी या वोल्टेज हम यहाँ पर मेजर करेंगे, वो वोल्टेज या वो करंट हमारी क्या कहलाती है, लाइन करंट या लाइन वोल्टेज कहलाती है। तो तीन फेज हमने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, शो कर रखे हैं। फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है और थर्ड फेज है। अगर ये फर्स्ट फेज, तुमने इस वाले को फर्स्ट फेज कहा है, अगर इस वाले को, तो इसे सेकंड फेज कह दो, और इस वाले को क्या कहो, थर्ड फेज। तो मान लो ये फर्स्ट फेज है, इसे हमने यहाँ आर कह दिया। ठीक है, ये फर्स्ट फेज, और ये सेकंड फेज है, इसे हमने क्या कह दिया, वाई। और ये थर्ड फेज का स्टार्टिंग है, थर्ड फेज के स्टार्टिंग को हमने यहाँ क्या कह दिया, बी। तो तीनों फेज आर वाई बी, हमने क्या था ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आर वाई बी, और एंटी क्लॉक में ले रहे हैं तो आर बी वाई, दोनों तरीके से ये हो सकता है। तो आर वाई भी हमने इस तरीके से यहाँ पर फेजेस के नाम लिख लिए। अब इसके बाद एक तो हमें लाइन वोल्टेज शो करनी है, फेज वोल्टेज शो करनी है, लाइन करंट शो करनी है, करंट और फेज करंट शो करनी है। ये हमारे फेज है, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, मतलब आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो यहां से यहां तक ये एक फेज है ना, तो हमने इस फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इंपीडेंस जो इनका है वो जेड ही लिख लो।
Z हमने इनका इंपीडेंस क्या रखा है, और क्योंकि बैलेंस सर्किट है हमने क्या कहा है, तीनों की क्रॉस जो वोल्टेज होंगी फेज की, तीनों का जो इंपीडेंस है वो कैसा है, इक्वल है, तीनों का इंपीडेंस इक्वल है। इस वजह से Z तीनों का भी रेजिस्टेंस इंपीडेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जो वोल्टेजेस आएंगी इनके फेज के अक्रॉस वो भी क्या होंगी, हमारी सेम ही होंगी जो जनरेट कर रहे हैं। तो ये फेज हमारा R है, तो R फेज के अक्रॉस ये R फेज के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी उसे हमने क्या कह दिया, VR। ठीक है, या VR फेज के हो, कोई भी चीज में से लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, VR या VR फेज। यहाँ न्यूट्रल नहीं होता, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो कोई न्यूट्रल नहीं होता। ये रही हमारी इस फेज की, इस फेज में हमारी कितनी है, VY, और ये हमारा थर्ड फेज है, इस फेज की कितनी है, VB। तो हमने क्या करा, ये तीनों फेज की वोल्टेज शो कर दी जो फेज फेज की होती है वो। अब लाइन वोल्टेज क्या होती है, दो फेज की वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा है देखो R फेज। ठीक है, R हमने वायर निकाल रखा है। ये हमारा है Y फेज, ये रहा Y। तो देखो ये Y फेज का वायर है, ये R फेज का वायर है, तो इसका मतलब R और Y के बीच की वोल्टेज जो होगी वही हमारी लाइन वोल्टेज होगी। दो फेजेस के बीच की वोल्टेज, वोल्टेजेस बिटवीन टू फेजेस आर कॉल्ड लाइन वोल्टेज। तो R और Y के बीच की जो वोल्टेज हो गई वो हमारी क्या हो गई, VRY, लाइन वोल्टेज, VL इसे हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसे ही सेम Y और B के बीच की वोल्टेज, Y और B के बीच की वोल्टेज क्या हो गई हमारी, VYB, YB की वोल्टेज VYB हो गई। ऐसे ही B और R के बीच की, ये रहा B फेज और R फेज, इनके बीच की वोल्टेज हमारी क्या हो गई, VBR। तो हमने तीनों लाइन वोल्टेज इसको दिखा दिया, दो दो फेज की वोल्टेज जो बीच की वोल्टेज है उसे हमने क्या कहा, लाइन वोल्टेज। अब अगर एक तरीके से इन्हें ढंग से देखो कि ये जो फेज वोल्टेज है वो देखो इस फेज से इस फेज के बीच की तो है, खाली इसके क्रॉस। और अब लाइन वोल्टेज को देखो तो ये जो लाइन वोल्टेज यहाँ हमारा R है, ये Y है, ये B है। R फेज यहीं से स्टार्ट है, Y फेज भी यहीं से स्टार्ट है, तो इन दोनों के बीच में ही तो हमारी लाइन वोल्टेज भी आ रही है, VRY। तो अगर देखा जाए लाइन वोल्टेज भी यही दो पॉइंट के बीच में है और फेज वोल्टेज भी इन दो पॉइंट के बीच में है। तो एक तरीके से ये वाली VR और VRY आपस में क्या हमें शो हो रही है, यहाँ पर इक्वल शो हो रही है। सेम ऐसे ही Y में देखते हैं कि Y जो VY है, Y फेज की वोल्टेज वो इसी फेज के क्रॉस तो वोल्टेज है इतने की। और अगर YB देखें, देखो Y और B वो भी इसके बीच की वोल्टेज है, तो इसका मतलब VYB और VY ये भी यहाँ पे क्या है, सेम हमें शो हो रहा है। ऐसे VB देखो, VB इतना है B फेज की वोल्टेज, ये रही। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट को यहां तक ले जाएं और इस पॉइंट को यहां तक ले जाएं तो ये यहां गया और ये वाला पॉइंट यहां गया, तो ये VBR बिल्कुल सेम ये है VB। तो हमें क्या पता लगता है कि जब हम डेल्टा कनेक्शन देख रहे हैं तो डेल्टा कनेक्शन में VR हमारा VRY के बराबर है, VY हमारा VYB के बराबर है और VB हमारा VBR के बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ये सारी जो हैं VR, VY और VB ये हमारी सारी कौन सी वोल्टेजेस है, फेज वोल्टेज। और ये जो VRY और इक्वल भी है, ये क्या कहा था, बैलेंस सर्किट है, ये सब क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। VRY, VYB, VBR ये हमारी कौन सी वोल्टेजेस हैं, लाइन वोल्टेज। इन्हें भी इक्वल कह सकते हो, यहाँ पर इन्हें भी इक्वल लिख सकते हो, ये लाइन वोल्टेजेस है और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती हैं, सेम इक्वल होती हैं। तो अगर डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज दी होगी वही हमारी क्या रहती है, फेज वोल्टेज रहती है। डेल्टा कनेक्शन में हमें ये याद रखना है लाइन वोल्टेज ही हमारी कौन सी वोल्टेज होती है, फेज वोल्टेज होगी। ठीक है, अब हम आते हैं करंट पे कि करंट पे क्या होता है। ये है R की, ये किसकी करंट है, R की, तो ये तो IR यहां शो हो गया जो R फेज की करंट है। ऐसी ये Y फेज की है तो इसे IY कह दिया, ये B फेज की है तो इसे IB कह दिया। चाहे यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ से निकल के यही तो आ रही है, ये Y फेज की, ये R फेज की। तो ये तो फेज की करंट हो गई, हमने फेज की क्या लिख ली, करंट लिख ली। फेज की करंट हमारी कौन कौन सी है, IR,
आई वाई आई बी, ये हमारी कौन सी करंट है? फेज करंट। ठीक है, ये हमारी है फेज करंट। अभी लाइन सिर्फ ये कहा है फेज करंट है, और फेज करंट की वैल्यू भी हमने कह ली कि मान लो फेज करंट की वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल नहीं भी माननी है मत मानो, लेकिन बैलेंस सर्किट है, तीनों करंट आपस में क्या रहती है? सेम रहती है। या ये भी देखो कि अगर वोल्टेज सेम है और इंपिडेंस सेम है तो V इज इक्वल्स टू आई जेड करोगे, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड करोगे तो आई भी क्या आएगा? सेम ही आएगा तीनों। तो हमने तीनों को इक्वल कह दिया। नेक्स्ट है फेज वोल्ट करंट की बात हम क्या देखते हैं? लाइन करंट, सॉरी सॉरी, ये है लाइन, ये लाइन फेज में बना दी। फेज की तो ये वाली है, एक मिनट, ये लाइन की है, ये तो लाइन में है ना तुम्हारे। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी तीनों को पहले बनाएंगे फिर तुम्हें पता लगेगा। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि फेज की कौन सी है और लाइन की कौन सी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर देखें ये वाला एक फेज है, यही तो है फेज। फेज में जो करंट जा रही है वो हम पहले देखते हैं कि कितनी होगी। अगर हम देखें कि फेज में कितनी हमारी करंट जा रही है, हमने ये वाला जो माना है उसे क्या कहा है? आई आर। इसे हमने क्या कह रखा? आई आर कह रखा है। ये वाला जो फेज है, अगर हम इस तरीके से करंट ले रहे हैं तो हमने क्या कह दिया? आई आर मान लो ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, यहां हो रही है हमारी कौन सी? ये कौन सा फेज है? आई वाई। तो यहां हमारी जो करंट है वो कितनी है? आई वाई। ये हमारा कौन सा फेज है? बी फेज। यहां जो करंट है वो कितनी कह दी? आई बी। तो तीनों फेज की हमने क्या बना ली? करंट बना ली। तीनों फेज की हमने क्या ड्रॉ कर ली? करंट ड्रॉ कर ली। तीनों फेज की करंट कैसे? जो फेज में करंट जा रही है, तो इस फेज में हमारी कौन सी करंट जा रही है? आई आर करंट जा रही है। इस फेज में हमारी कौन सी करंट जा रही है? आई वाई करंट जा रही है। इस फेज में हमारी कौन सी करंट जा रही है? आई बी करंट जा रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चाहे हम इस तरीके से ले सकते हैं चाहे अपोजिट ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। अब देखो कि लाइन में कितनी करंट जा रही है। ये वाली जो लाइन निकली इनमें हमारी कितनी करंट जा रही है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं? देख लेते हैं। अब लाइन की अगर करंट देखें, देखो इससे शुरुआत करते हैं। यहां पर केसीएल लगाओ, यहां पर क्या लगाओ? केसीएल लगाओ। तो केसीएल क्या होता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। या किसी नोड पर जितनी भी इनकमिंग करंट है उसे हम किसके इक्वल लग सकते हैं? आउटगोइंग करंट के। तो इसमें इनकमिंग करंट कितनी है? आई बी। आउटगोइंग करंट कितनी है? आई आर। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी इस लाइन में कितनी करंट जाएगी? यहाँ पर जो करंट जाएगी वो कितनी करंट जाएगी? ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। तो इसका मतलब आई बी इज इक्वल्स टू ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट। हमें निकालनी कौन सी है? वो वाली करंट। तो आई आर को कहाँ ले गई? इधर। तो इसका मतलब यहाँ जो करंट बची वो कितनी होगी? आई बाई माइनस आई आर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि आई बी में से आई आर हटा दो तो बाकी करंट कहाँ जाएगी? वहां पे जाएगी आई बी माइनस आई आर। ऐसे हम शो कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे शो करती तो आई आर में से क्या हमारा सब्ट्रैक्ट होता? आई बी सब्ट्रैक्ट होता, तो उससे हमारा क्या नहीं पड़ेगा? ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो हमने जो डायरेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब यहाँ आई आर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? आई आर। और यहाँ क्या जा रहा है? आई वाई। यहाँ क्या जा रही है? आई वाई। तो जो इसमें करंट फ्लो करेगी वो कितनी फ्लो करेगी? आई आर माइनस आई वाई, यही तो फ्लो करेगी। आई आर में से आई वी चला गया तो बची हुई करंट कहाँ गई? आई वाई में। ये हम एज अ जनरेट की तरह ले रहे हैं तो सारे एरो कहाँ है? बाहर है। अगर एरो अंदर होते तो इक्वेशन अलग बनती। ठीक है, अब लास्ट वाला वायर आया, ये वाला। यहाँ पे आई वाई ऐसे आ रही है और आई बी उसमें से निकल रही है, बाकी बची नीचे जा रही है। तो यहाँ क्या होगा? आई वाई माइनस आई बी। तो तीनों करंट दिख गई। ये आई आर माइनस आई वाई, आई बी माइनस आई आर, आई वाई माइनस आई बी। तो ये हमारी कौन सी करंट हो गई? लाइन करंट। क्योंकि ये किसमें फ्लो कर रही है? लाइन में, जो दो फेज से मिलके बनी है। दो फेज से मिलके जो बनी होती है वो लाइन होती है ना। तो हमें क्या पता लग रहा है? ये वाई फेज और ये बी फेज। ये जो अकेले वाई बना है यहाँ पे जहां मैंने वाई लिख रखा है, ये दो फेज से मिलके तो बना है ये वाला पॉइंट। ऐसे ये वाला पॉइंट दो फेज से मिलके बना है ना।
तो उस पॉइंट में जो करंट जाएगी, जो दो फेज से मिलके बना होगा, उसमें कौन सी करंट जाएगी, फेज करंट। और हमें यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है कि सॉरी लाइन करंट, और हमें यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है ये अकेला एक फेज है जिसमें कुछ और करंट जा रही है, और ये जो वायर है इस वायर में ये वाली करंट और ये वाली करंट का डिफरेंस ही जाएगा, ये वाली करंट और ये वाली करंट का डिफरेंस ही जाएगा। तो दोनों करंट की वैल्यू क्या निकलेंगी, अलग ही निकलेंगी। ठीक है, सिंगल सिंगल फेज को देखो तो उसमें एक एक करंट है, लेकिन अगर जहां पर दो फेज कंबाइंड हो रहे हैं तो जुड़ के या घट के कोई अलग करंट ही तो जाएगी नोड से जो आगे जा रही है। तो इसका मतलब यहां हमें क्या शो हो रहा है कि लाइन करंट और फेज करंट आपस में क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। लाइन और फेज आपस में क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती। लाइन करंट कौन कौन सी यहां पर है, आई आर माइनस आई वाई एक लाइन करंट, आई वाई माइनस आई बी दूसरी लाइन करंट, आई बी माइनस आई आर तीसरी लाइन करंट। तीनों लाइन करंट यहाँ पर शो कर दी। ऐसे फेज करंट हमारी कौन सी है, ये जो आई आर आई वाई आई बी ये हमारी क्या है, फेज करंट है। ठीक है, फेज करंट क्या क्या है, फेज करंट इज आई आर आई वाई आई बी, ये हमारी क्या है, फेज करंट है। खाली अभी हमने यहाँ नोटिफिकेशन एक तरीके से नोटेशन दिखाई है कि फेज करंट क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट और लाइन करंट कैसे हमें शो हो रहा है कि बराबर नहीं है, और फेज करंट फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज कैसे हमें शो हो रहा है कि बराबर है। अब हमें यहाँ रिलेशन निकालना है कि अगर फेज करंट और लाइन करंट इक्वल नहीं है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। वोल्टेज तो बराबर है तो रिलेशन दिख रहा है, लेकिन करंट अगर इक्वल नहीं है तो क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो चीज सेम होती है वो रेफरेंस लेते हैं, फेजर हमेशा यहाँ हम किसका बनाएंगे, जो चीज हमारी क्या है यहाँ अलग है। तो चाहे वोल्टेज की टर्म में बना लो, चाहे हम किसके टर्म में बना सकते हैं, करंट की टर्म में बना सकते हैं, पर मेन हमें क्या निकालनी है, यहाँ करंट निकालनी है। तो करंट को यहाँ पर ड्रॉ करना हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सर्किट कैसा है, इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करती है, लैग करती है। तो अगर हम वोल्टेज को शो करें, हमने यहाँ क्या शो कर दिया, आर फेज की वोल्टेज। हमेशा जो फेजर बनता है वो फेज में ही बनता है, किसमें नहीं ड्रॉ होता है हमारा, किसमें हमारा ड्रॉ नहीं होगा। अगर हमारा ये बना रहे हैं लाइन में ड्रॉ नहीं होगा, फेज में ही होगा। ये आर फेज की हमारी क्या है, आर फेज की यहाँ पर हमारी वोल्टेज है, तो इसकी करंट इसे कुछ एंगल से क्या करेगी, लैग करेगी। तो हमने ये बना दिया आई आर, ये हमारा क्या कर रही है, कुछ एंगल से लैग कर रही है, फाई आर एंगल। हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर नाम रख दिया। इससे 120 डिग्री पर हमारा कौन होता है, सेकंड फेज होता है। 120 पे ही तो होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट फेज हो गया वी वाई। इसकी करंट इसको कितने एंगल से करेगी, फाई एंगल से, इसकी करंट भी इसको लैग करेगी। तो ये हो गया आई वाई, ये हो गया फाई वाई एंगल। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया, वीबी। वीबी की करंट भी इसको कितने एंगल से करेगी, फाई एंगल से, इसकी करंट भी इसको लैग करेगी। तो फाई वाई, फाई बी इसका एंगल हो गया, फाई वाई इसका एंगल हो गया, फाई आर इसका। ये हो गई हमारी आई बी। ठीक है, आई आर आई वाई आई बी। जैसे ये वोल्टेज आपस में कितने कितने डिग्री के एंगल पे है, 120 डिग्री पर ही तो रहती है ये वोल्टेजेस। अब फाई एंगल भी इनका क्या है, इक्वल इक्वल है। तो इसका मतलब जैसे वोल्टेजेस आपस में 120 डिग्री पर हैं, तो करंट भी आपस में सारी ये कितने डिग्री के एंगल पे होंगी, 120 डिग्री। हमें यहाँ वोल्टेज नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है, करंट। हमने क्या कहा है, सारी वोल्टेजेस आपस में क्या है, इक्वल है, इंपेडेंस सेम है, करंट सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये फाई आर फाई वाई फाई बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्योंकि यहाँ फाई आर फाई वाई फाई बी इक्वल है, और वी आर वी वाई आई बी वी बी आपस में कितने डिग्री के एंगल पर है, 120। तो इसका मतलब जो करंट है ये आई आर आई वाई, ये भी आपस में कितने डिग्री के एंगल पे होंगी, 120 डिग्री के एंगल पर ही होंगी। तो हमें यहाँ किसका एंगल शो करना है, करंट का एंगल शो करना है। तो इसलिए अभी मैं वोल्टेज का यहाँ पर हटा देती हूँ, खाली समझाने के लिए वोल्टेज का बनाया था। तो अब हम यहाँ किसका एंगल बनाएंगे, करंट का, क्योंकि हमें यहाँ करंट की नीड है। तो ये आई आर और आई वाई के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 120। आई वाई और आई बी के बीच का एंगल कितना है, 120। आई बी और आई आर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब हमें कोई भी एक वैल्यू निकालने, सारी वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। चाहे हम आई आर माइनस आई वाई निकालें,
आई वाई माइनस आई बी निकाले, आई बी माइनस आई आर निकाले, कोई भी निकाले, सब आपस में इक्वल है, निकलेगी कौन सी, लाइन करंट ही निकलेगी, और फेज हमने शो कर ही रखी है। तो हम क्या करते हैं, आई आर माइनस आई वाई, ये निकाल, आई आर तो हम पे है, हम पे क्या नहीं है, आई वाई नहीं है, तो हमें क्या निकालना, आई आर माइनस आई वाई। तो इसलिए हम आई आर माइनस आई वाई को, हमें आई आर माइनस आई वाई तो निकालना है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई आर प्लस ऑफ ये, तो वेक्टर वाला ही जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लो लगाओ, और वेक्टर का जैसे एडिशन होता है उसे हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हमें आई वाई चाहिए, तो आई वाई यहाँ पॉजिटिव है, हमें किस में ले जाना है, निगेटिव में, तो हम क्या करते हैं, आई वाई को यहाँ पर माइनस का बना लेते हैं, तो ये माइनस ऑफ आई वाई इधर बन गया। तो अब इसे यहाँ पर हम क्या है, सेम पैरेललोग्राम लो यूज करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई आर माइनस आई वाई की यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा आई आर माइनस आई वाई। अब क्योंकि अगर आई आर और आई वाई के बीच का एंगल देखें तो सेम वही रूल कि जैसे ये आई वाई है, ये वाला आई वाई इस वाले आई वाई से सेम 180 डिग्री पे होगा ना, किस पे होगा, 180 डिग्री पे, और इस आई आर से ये आई वाई कितने पे है, 120, तो 120 प्लस 180 हमारा कितना हो गया, 300, तो जो बचा हुआ एंगल हुआ वो कितना हुआ, 60 डिग्री। तो ये हमारा आई वाई और आई आर के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लगाएं आई आर माइनस आई वाई का, तो आई आर माइनस आई वाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में, पैरेललोग्राम वाला ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 आई आर इंटू आई वाई इंटू कॉस जो आई आर और आई वाई के बीच का एंगल है वो, तो आई आर और आई वाई के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, हमने आई आर आई वाई, आई आर आई वाई को क्या कहा था, ये जो आई आर आई वाई ये सब है ये फेज वोल्टेज नाम दिया था, तो इसे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह भी आई पी एच का स्क्वायर, आई पी एच का स्क्वायर प्लस 2 आई पी एच का स्क्वायर, आई पी एच इंटू आई पी एच स्क्वायर कॉस 60 1/2। तो ये हमारा कितना आ गया, अंडर रूट में आई पी एच स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, आई पी एच स्क्वायर, तो 3 आई पी एच स्क्वायर। तो आई आर माइनस आई वाई हमारा यहाँ कितना आ गया, √3 आई पी एच। आई आर माइनस आई वाई को कौन सी वोल्टेज कहा था, लाइन वोल्टेज। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, जैसे हमने एक शो कर दी आई आर माइनस आई वी, अब आपको चेक करना है कि सारी बराबर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी ये कैसे निकलता है। तो आई वाई माइनस आई बी निकालनी है, आई बी माइनस आई आर निकालना है, और रिलेशन आ जाएगा कि यहाँ पर जो स्टार में वोल्टेज और वोल्टेज लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में रिलेशन होता है वो यहाँ किस में होता है, लाइन करंट और फेस करंट में होता है। आई एल इजिकल्स टू √3 आई पी एच। तो वोल्टेज निकल गई, क्या निकल गई, करंट निकल गई, तीनों के एंगल निकल सकते हैं, फाई आर फाई वाई फाई भी निकालना है तो क्या, सेम tan वाला निकालो, और tan बराबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रेजिस्टिव पार्ट। और अगर यहाँ क्या निकालना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे निकलता है, cos phi इजिकल्स टू R अपॉन Z। तो R जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, Z जो भी उस वाच का इंपिडेंस होगा। तो चाहे हम क्या निकालें, cos phi R phi Y phi B, सबके लिए फॉर्मूला cos phi इजिकल्स टू R अपॉन Z ही होगा। अब बचती है हमारी पावर। पावर की अगर बात करें तो 3 फेज जो हमारी पावर होती है, अगर हम किसकी निकाल रहे हैं, 3 फेज पावर हम निकाल रहे हैं, तो 3 फेज हमारी पावर कितनी होती है, 3 VI cos phi। और फेज की अगर हम बात करें 3 फेज की, तो तीनों फेजों की ऐड हो जाएंगी ना, तो 1 फेज 2 फेज 3 फेज, टोटल कितनी होगी 3। तब यहाँ पे करंट की और वोल्टेज कितनी लिखनी है, 3 वे फेज आई फेज cos phi। अब क्योंकि फाई आर फाई वाई फाई बी सब आपस में क्या है, बराबर है, तो हमने खाली क्या लिख दिया, cos phi। 3 वी फेज आई फेज cos phi। अगर यही 3 फेज पावर हम पे लाइन वोल्टेज है और लाइन करंट है तब निकालनी है, तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में क्या फॉर्मूला आ जाता है, 3 वीपीएच और आईपीएच, वीएल तो बराबर है, आईपीएच बराबर कितना आया,
IL/√3, cos फाई सेम रहेगा, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आया √3 VL IL cos फाई। तो इस तरीके से ये 3 फेज पावर हो गई, क्या हो गई 3 फेज फेज भी लिख दिया था, बना भी दिया, 3 फेज पावर हो गई, एवरेज 3 फेज पावर। ठीक है, ये एवरेज पावर हो गई 3 फेज की। कितनी हो गई एवरेज पावर 3 फेज की? फेज के टर्म में 3 फेज आई फेज कॉस फाई, लाइन के टर्म में √3 VL/IL cos फाई है 3 फेज एवरेज पावर। कॉस फाई फिर से याद रखना, दो फेज के बीच का एंगल है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल नहीं है। फाई आर फाई वाई फाई बी बराबर मान रखे हैं हमने किसके, अगर फाई के। बैलेंस सर्किट है इसलिए हमने सारी चीजें यहाँ क्या मानी है, इक्वल यहाँ पर ले रखी हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ क्या हो गया, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कौन सा कनेक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिया, 3 फेज डेल्टा, 3 फेज स्टार कर लिया। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, 3 फेज कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल पीछे जितने हमने टॉपिक पढ़े थे उसके देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं, कोई एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, a three phase load consists of 3 similar inductive coils, each of resistance 50 ohm and inductance of 0.3 Henry. The supply is for 15 volt 50 hertz. Calculate line current, power factor and total power when the load is स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा दिया है इस डेटा में स्टार कनेक्शन लेके पहले हमें लाइन करंट वोल्टेज निकालनी है, फिर यही चीजें डेटा लेके हमें डेल्टा कनेक्शन में निकालनी है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो बनाते हैं। क्या कहा था कि 3 फेज लोड है जिसमें 50 ओम का तो दिया है रेजिस्टेंस और 0.3 हेनरी की दी है कॉइल, या फिर ये कहो 0.3 हेनरी की कॉइल दी है जिसका रेजिस्टेंस भी है 50 हर्ट्ज। तो पहले स्टार कनेक्शन से करते हैं फिर डेल्टा से। तो स्टार कनेक्शन अगर करेंगे तो क्या करने को क्या है इन्होंने कि एक तो कॉइल दी है और रेजिस्टेंस दिया है, तो एक फेज बना ऐसी कॉइल रेजिस्टेंस, दूसरा फेज बनाया कॉइल रेजिस्टेंस, तीसरा हमने यहाँ फेज बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ एक 3 फेज स्टार कनेक्शन बना लिया। ये एक हमने 3 फेज स्टार कनेक्शन बना दिया। ठीक है, 50 ओम का तो रेजिस्टेंस दिया है और 0.3 हेनरी की कॉइल दी है। ठीक है, और क्या चीज दी है इसमें, द सप्लाई इज 415 वोल्ट। सप्लाई कितनी कह रखी है, 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो देखो 415 वोल्ट सप्लाई का ही है, तो सप्लाई यहाँ पर कौन सी सप्लाई दी रहती है, हमेशा याद रखना अगर ऐसे कहें कि इतनी वोल्टेज सप्लाई दी है तो सप्लाई का मतलब किसी एक फेज में तो सप्लाई नहीं दे सकते ना, सप्लाई देंगे तो इस तरीके से 2 फेज के बीच में ही देंगे। तो इसका मतलब अगर कभी भी सप्लाई दी है कहे तो हमेशा याद रखना लाइन वोल्टेज ही दी होगी। और फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे दी है, ये 50 हर्ट्ज, ये हमें डेटा दे रखा है। तो इसका मतलब VL का मतलब अगर ये हमने RYB 3 फेज मान लिए तो ये VL जो है ये 2 फेज के बीच की क्या है, वोल्टेज हमारी है। क्या निकालने को इन्होंने यहाँ पर कह रखा है, इन्होंने कहा है निकालो स्टार कनेक्शन करो और स्टार कनेक्शन में पावर फैक्टर, लाइन करंट, टोटल पावर, ये 3 चीज हमें क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, VL दे रखा है, स्टार है तो स्टार में VL इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 V फेज होता है, ये हमें याद रखना है। तो अगर फेज वोल्टेज निकालें तो VPH इज इक्वल्स टू कितना होगा, VL बाय √3। VL कितना है
415 बाय √3। तो 415 बाय √3 इसे करो, चलो इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 415 बाय √3, 415 डिवाइड बाय √3, तो ये आ गया 238.50। तो एक तरीके से देखो ये अलग अलग निकल सकता है, जो √3 रखेगा उसकी √3 के हिसाब से आएगी 239 के आसपास या 240 के आसपास ये आ जाएगी। 239 वोल्ट ये वैल्यू हमारी आ गई, मैंने अप्रॉक्स करके लिख ली। तो वी फेज निकल गई। वी फेज के बाद अब हमें क्या निकालना है, जेड। जेड निकालना है, तो जेड बराबर क्या होता है, एक फेज का निकाल लो, हम सब कुछ एक फेज के लिए निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट फेज का भी वैसे ही आ जाएगा। जेड फेज इसका निकालो चाहे इसका निकालो, इसका सबका क्या होगा, एक सा ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू क्या दी है, बराबर। तो जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। फेज है तो फेज की क्या दी। अब एक्सएल नहीं है हम पे ये एल है, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ कितना दिया है 50, एल कितना दिया है 0.3 हेनरी, तो 50 इंटू 2 100, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 0.3। इसे भी सॉल्व करते हैं, कितना आता है 3.4 94.2। तो 94.2 ओम हम पे क्या आ गया, एक्सएल। अब क्या निकाल लो, जेड पी एच निकाल लो। जेड पी एच कितना हो गया, अंडर रूट में आर कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस 94.2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, 50 स्क्वायर और 94.2 का स्क्वायर, 8873, तो 94.2 का स्क्वायर आ गया, 8873। ठीक है, अब इसे जोड़ो, 2500 लिखा है ये और ये प्लस 11373। तो अब इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। 11373 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ गया 106.7। तो हमारा ये क्या निकल गया, 106.7 फेज की इंपीडेंस। फेज का इंपीडेंस आ गया, फेज की वोल्टेज आ गई, तो यहां से हमारी क्या निकल जाएगी, फेज की करंट निकल जाएगी। तो फेज की करंट निकाल लेते हैं। आईपीएच इज इक्वल्स टू वी फेज अपॉन जेड फेज। कभी भी आईएल नहीं निकाल सकते, आईएल इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम पे जेडएल नहीं है, वीएल तो है, जेडएल नहीं है, हम पे फेज का है, तो फेज से ही निकालेंगे। तो वीपीएच हमारी कितनी आई थी 239, जेडपीएच हमारा कितना आया 106.7, तो 106.7। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 2 के अप्रॉक्स आएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 2.25 एम्पियर। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकल गया, आईपीएच निकल गया। लाइन करंट निकालनी है, जब करंट्स निकालनी थी ना, तो फेज करंट निकल गई, अब लाइन करंट की बारी आई। तो लाइन करंट क्या होती है स्टार कनेक्शन में, लाइन करंट और फेज करंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लाइन करंट कितनी आ गई, आईएल भी हमारी 2.25 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई से निकालो, चाहे √3 वी एल आई एल कॉस फाई से निकालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम √3 वी एल आई एल कॉस फाई भी लिखते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ हमें क्या चाहिए, कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। आर कितना था 50, जेड कितना है 106.7। तो इसे सॉल्व करो, 50 बाय 106.7, 50 बाय 50 डिवाइड बाय 106.7, 0.468। तो ये हमारा कितना आ गया 0.468, 0.468, 0.469 इतना आ सकता है। अब क्योंकि देखो यहाँ कॉइल है, तो कॉइल वाले में हमेशा पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग। तो यहाँ लिख सकते हैं कैसा पावर फैक्टर है, लैगिंग। अब यहाँ वैल्यू रख दो पी की। 3 फेज पावर हमारी कितनी आ गई, √3 वीएल कितना है
415 दिया था ना, 415, और IL कितना है 2.25, cos फाई कितना है 0.468। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को क्रॉस चेक करना है तो वो क्या करेगा, 3 लिखेगा, फेज की वोल्टेज लिखेगा, फेज की करंट लिखेगा, और cos फाई हमारा सेम रहेगा, तो यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पावर हमारी कितनी आई, 0.468 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 415 मल्टीप्लाइड बाय 756.9 या फिर 760 इसे कह सकते हैं। 759.5 आ रही है तो ये हो गई 76 वाट। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई से निकालो तो भी सेम आएगी। एक और अल्टरनेटिव मेथड, अगर हमें कहीं पावर निकालनी है तो पावर हम क्या भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर आर कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारी क्या निकाल सकते हैं, 3 आई फेज स्क्वायर इंटू आर। तो 3 आई फेज कितना है 2.25 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 50 इंटू 2.25 का स्क्वायर। इसे भी अगर सॉल्व करो तो देखते हैं सेम आता है या नहीं आता है। 150 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ रहा है सेम 759.37। तो सेम ही आता है 759.37। तो देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा है ना, तो हम किसी भी तरीके से पावर क्या कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन। सेम अब अगला हमें कौन सा लेना है, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में भी यही ड्रॉ करो। इस तरीके से हमने डेल्टा कनेक्शन कर लिया। सेम चीज है, 0.3 की कॉइल है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो तीनों पे सेम लिख लो। 50 ओम का रेजिस्टेंस, 0.3 हेनरी की कॉइल, 3 यहाँ फेज हो गए, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ठीक है, सेम चीज निकालनी है, वोल्टेज और करंट। अब हमें पता है डेल्टा कनेक्शन है और हमें क्या दिया, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में क्या रहती है, सेम। हमें लाइन वोल्टेज कितनी गई थी 415, तो फेज वोल्टेज भी हमारी कितनी होगी 415। तो इसका मतलब हम पे फेज वोल्टेज आ गई यहाँ पर कितनी 415। अब आती है किसकी बारी, जब हम पे फेज वोल्टेज आ गई है, ठीक है, फेज करंट निकालने की बारी आती है। जेड फेज सेम रहेगा क्योंकि जेड निकालने का तो वही तरीका है ना। तो जेड कितना निकला था 106.7 ओम निकला था ना शायद, 106.7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आई फेज। तो आई फेज इज इक्वल्स टू वी फेज अपॉन जेड फेज। तो वी फेज हमारा कितना है 415 106.7, तो इसे डिवाइड करो, ये कितना आएगा 3.9 एम्पियर। ये हमारा आ रहा है 3.9 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे कैल्सी में, कैल्सी अलाउड ही रहता है तुम्हारा। ये हमारा क्या निकल गए, आई फेज निकल गए। आई फेज के बाद सेम पावर निकालनी है, लेकिन हमें cos फाई। cos फाई क्या होता है आर अपॉन जेड, तो इसका मतलब cos फाई भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या निकला था 0.468 लैगिंग, 0.468 लैगिंग। ठीक है, अब पावर निकाल लो, पावर ऑफ 3 फेज। तो पावर कितनी हो गई √3 VL IL cos फाई। ठीक है, √3 VL कितनी है 415, IL कितनी निकली, अच्छा इसमें IL निकालना रह गया, IL निकालना यहाँ पर रह गया था, आई फेज निकाल दी। इसमें IL बराबर क्या होती है √3 आई फेज। IL इज इक्वल्स टू कितना होता है √3 आई फेज होती है। तो IL इज इक्वल्स टू √3 आई फेज कितनी निकली 3.9। तो इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा √3 इंटू 3.9, √3 इंटू 3.9 हमारा आ रहा है 6.75 एम्पियर। ठीक है, IL निकल गई यहाँ। अब यहाँ IL की वैल्यू रख दो 6.75 इंटू 0.468। इसकी मल्टीप्लाई करो सारे की, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 1.73 मल्टीप्लाइड बाय
2268, ये हमारा कितना है 2268 पॉइंट समथिंग। आगे भी आ रहा है पॉइंट में, जिसका जितना है उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 2268 या फिर 2270, कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, वो इसमें आ जाता है कि हमने ये कहां तक आगे लिया है, 6.75 कहां तक लिया है, √3 में हमने क्या वैल्यू ले रखी है। तो 2268 भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है। रुको एक बार और मैं इसे √3 करके देखती हूँ। $415 मल्टीप्लाई 0.75 0.468 1.734। टू टू सेवन थ्री 2273 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 2274 के आसपास लिख लो। ठीक है, इतना। अब चाहे 3 फेज आई फेज कॉस पाई से निकालो, 3i² r से निकालो, सबसे वैल्यू इतने के आसपास ही आएगी, बस एक दो ऊपर यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एक न्यूमेरिकल हो गया, 3 फेज स्टार और डेल्टा का एक न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला आपका न्यूमेरिकल, अब स्टार्टिंग से लेते हैं, एसी जहां से हमने क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेते हैं किससे, जो हमने पढ़े थे एवरेज और आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, उसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे उसका एक न्यूमेरिकल है, हमें फिगर दे रखी है इस तरीके, इस तरीके से फिगर दी है। टाइम दिया है, ये नैनो सेकंड में है किसी में भी, और ये वैल्यू दे रखी है करंट की। ये दिए 10 एम्पियर प्लस का, और ये दिया 10 एम्पियर माइनस का। कितने पार्ट में ये डिवाइड करा है, तो यहाँ दिया I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, ये करंट दे दी। और क्या कहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द आरएमएस वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ पीरियोडिक करंट। ये एक पीरियोडिक करंट की वेव फॉर्म दी है, और इसमें ये कहा है एवरेज वैल्यू निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो और फॉर्म फैक्टर निकालो इस वाली वोल्टेज का। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये जो वैल्यू दी है I1, I2, I3, I4, इन सब की क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू देखो, ये हमारा ये रहा ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल की ही शेप है। तो इसकी अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल भी अगर फॉर्मूला देखें, जो हमने एक तरीका निकाला था उससे तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी, नॉर्मल भी अगर एक तरीका देखें तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इन्होंने निकालने को कहा। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब सबसे बेसिक क्या होती है, हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन बेस, अगर हमें एवरेज यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हाफ अगर हमने कर दिया तो बेस इंटू हाइट से हमें क्या निकालना है, यहाँ एवरेज। तो ये वाला एवरेज ही तो निकालना है। ये हमारी क्या है, टाइम दे रखा है कि ये T1 T2 जितना भी हमारा क्या है यहाँ पर टाइम है। तो हम पहले सबका क्या निकालते हैं, सिंगल सम निकाल लेते हैं कि I1 कितने निकलेगी, I2 कितने निकलेगी, I3 कितने निकलेगी, फिर इन सबका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें I1 हमारी कितनी निकलेगी, मैक्सिमम कितनी करंट की वैल्यू हुई है 10 एम्पियर, बाय टाइम कितना दे रखा है यहाँ 1 2
यहाँ हमें दिया है सिंगल सिंगल एक एक ही दे रखा है। अच्छा 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है मिली सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ एवरेज निकालना है। ये हमारी जो ट्राइंगल की होती है इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, जितनी भी आई है बाई 2। तो आई हमारी कितना है 10, तो 10 बाय कितना आ जाएगा 2, तो 10 बाय 2 कितनी निकल गई 5 एम्पियर। ये हमारे रेक्टेंगल है स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जितना इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वीएम है तो वीएम, आईएम है तो आईएम। तो आई2 बराबर कितना आ जाएगा, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10। जब हमने करंट की वैल्यू निकाली थी तो हमने करंट की वैल्यू कैसे निकाली थी, कि कैसे हम इसको डिफाइन या फाइंड करते हैं, इन पॉइंट से ही तो करते हैं कि जब हमारी रेक्टेंगल शेप होती है तो आई बराबर कितना होता है, जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई2 भी 10 आ गई, आई3 भी 10 आ गई। अब आई आई5 की बारी, आई5 कितनी आएगी, निगेटिव में गई, निगेटिव में वैल्यू कितनी है -10, तो -10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -10/2, तो कितनी आ गई -5। बिल्कुल वो तरीके लिए जो वहां पर पढ़ाए थे तुम्हें, सेम उसी से ही मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। आई6 आई7 बराबर ही है ना, तो आई6 और आई7 बराबर है, लेकिन कितने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी है -10। रेक्टेंगल में इस तरीके से ही तो लिखते हैं, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी की वही उसकी क्या होती है, एवरेज होता है। सम ऑफ वैल्यूज होती है, मतलब जितनी भी इसके अंदर वैल्यू ये होगी। फिर है आई8, आई8 भी कितना हो गया -10/2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, सारी वैल्यू हो गई I1 I2 I3 I4 I5, यहाँ वैल्यू निकल गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज में हम क्या भी कर सकते हैं, जब कभी भी कोई पीरियोडिक वेव होती है दोनों तरफ सेम वेव रहती है तो हम उसका एवरेज सिर्फ कितनी वेव का निकालते हैं, हाफ वेव का ही तो निकालते हैं। क्योंकि अगर इसका हम पूरी वेव का एवरेज निकालेंगे तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो, जितनी वैल्यू प्लस की आ रही है उतनी वैल्यू हमारे यहाँ किसकी आ रही है, माइनस की भी आ रही है। यहाँ I4 निकालना रह गया, I4 सेम किसकी तरह होगा, I1 की तरह। I4 और I1 क्या होंगे, सेम ही होंगे 5 एम्पियर। तो इसलिए पीरियोडिक वेव में चाहे वो साइन की हो स्क्वायर की हो, हम क्या करते हैं सिर्फ हाफ वेव का ही एवरेज निकालते हैं। तो आई एवरेज हमारा कितना हो गया, आई एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स। सम ऑफ इवेंट कितने हैं, अगर आधी वेव का देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइड बाय टोटल इवेंट कितने हुए, नंबर 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 बाय 4, तो कितना हो गया 5 और 5 10 20 30 बाय 4। ठीक है, 30/4 एम्पियर हमारी क्या आ गई, यहाँ एवरेज वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू भी यहाँ पर निकाल दो। अब देखो आरएमएस वैल्यू अगर निकालोगे, चाहे आरएमएस आधी की निकालो चाहे पूरी की निकालो, आरएमएस वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ इतने ही वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके जुड़ जाएगा। डिवाइड आधी की निकालोगे तो 4 से डिवाइड होगा, पूरी की निकालोगे तो वैल्यू कितने से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो चाहे हम आधी वेव की निकालें पूरी वेव की निकालें, आरएमएस वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो आई आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, तो इसी का ही तो रूट मीन स्क्वायर करना है। तो रूट मीन स्क्वायर, तो I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, I4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो कितनी वैल्यू आ गई, चाहे जिसे करनी है चेक करने के लिए कि ये चीज ठीक है या नहीं, कि आरएमएस अगर पूरी का निकाला लगाएगा नहीं कर सकते हो, तब क्या होगा, सेम यही स्क्वायर 2 बार और आएंगे इन सब का स्क्वायर, पर तब डिवाइड होगा 8 से, 4 से नहीं होगा 8 से होगा। तो सबके स्क्वायर कर दो, 25 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 25 बाय 4, कितना आ गया ये 250 डिवाइड बाय 4। तो 250 डिवाइड बाय 4 करो यहाँ पर,
250 का एलसीएम भी नहीं निकलेगा। 62.5 अंडर रूट में एम्पियर। या तो अब इसे क्या निकालो, अंडर रूट से बाहर निकालो। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करो इसे, तो इसकी वैल्यू निकल के हमारी आ रही है 7.905। 7.905 ठीक है, निकल गया। आरएमएस वैल्यू निकल गई, एवरेज वैल्यू निकल गई। क्या बचा, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। पीक नहीं, पीक में पीक अपॉन आरएमएस आता है, फॉर्म में आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू आती है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी निकली? 7.905। 7.905। एवरेज वैल्यू कितनी निकली? 7.5। इसे डिवाइड करो 7.905 और 7.5 को, और ये आ गया 1.05 और इसकी यूनिट निकल। तो ये हमारा फॉर्म फैक्टर निकल गया, एवरेज वैल्यू निकल गई, आरएमएस वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा आरएमएस और एवरेज का और फॉर्म फैक्टर का क्वेश्चन। इस तरीके से जैसे यहाँ ये वाली शेप है, कौन सी शेप भी आ सकती है, ट्राइंगल भी आ सकती है, साइन वेव भी आ सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बटा होगा और ये निकालने को दे सकते हैं। एक तो ये मेथड से तुमने कर लिया I1 I2 I3 लिख के। एक कौन सा मेथड भी यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, जो हमने निकालने का तरीका बताया था। पहले इस ट्राइंगल को लेते, इसका एवरेज निकाल लेते, इस पूरे रेक्टेंगल का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर ये ट्राइंगल का, ऐसे ये ट्राइंगल ट्राइंगल और एवरेज, और सारे एवरेज को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भी हमारा एक तरीके से ये यहाँ पर वही करा है, पर यहाँ पर एवरेज जब निकाला तो इवेंट तो हमारे 4 में वो डिवाइड हो गया ना, इसीलिए हमें 4 से क्या करना पड़ा, डिवाइड। वरना कुछ बच्चे सोचेंगे ये यहाँ पे ऐसे किस तरीके से कर दिया। ठीक है, एवरेज और आरएमएस हमारे ऐसे निकल सकते हैं। आरएमएस का मैंने क्या करा, एवरेज का ही स्क्वायर निकाल के आरएमएस निकाल दिया। तुम क्या भी कर सकते हो, जो हमने आरएमएस के डायरेक्ट फॉर्मूले निकाले थे, उन आरएमएस के डायरेक्ट फॉर्मूले से भी यहाँ क्या निकाल सकते हो, आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमने एसी की वेव फॉर्म का फॉर्म निकाली थी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी वैल्यू निकालने के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I is equals to 14.14 sin 377t। इस तरीके से इक्वेशन दी और क्या कहा है, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करने को कहा है, और क्या कहा है, द फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। फ्रीक्वेंसी कहाँ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहाँ है, एट t इज इक्वल्स टू 3 नैनो सेकेंड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 3 नैनो सेकेंड पे, 3 मिली सेकेंड पे, नैनो भी नहीं मिली पे, 3 मिली सेकेंड। और कहा है the time taken for the current to reach 10 ampere for the first time after passing through zero value। time taken for the current to reach 10 ampere, और क्या निकालने को, क्या है, टाइम टेकन, t निकालने को कहा है जब करंट फर्स्ट टाइम कितने एम्पियर पे पहुंचे, 10 एम्पियर पे। तो इसका मतलब I की वैल्यू दे दी कि t बराबर निकालो जब जो I हो हमारा कितना हो, 10 एम्पियर पर हो, कि जब भी वो 10 एम्पियर पे पहुंचे उस टाइम पर हमारी जीरो को क्रॉस करने के बाद, मान लो इस तरीके से वैल्यू जा रही है, तो जीरो पे क्रॉस जब कर रहा है और उसके बाद जब वो 10 एम्पियर पर पहुंचता है, जीरो क्रॉस करके 10 एम्पियर पे जब पहुंच रहा है, उस टाइम को निकालो कि कब वो 10 एम्पियर पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू I दे रखी है, इसका मतलब एक तरीके से इंस्टेंटेनियस। यहाँ इंस्टेंटेनियस पूछी है टाइम देके कि इस टाइम पर कितनी करंट होगी, यहाँ टाइम दिया है और कहा है, यहाँ करंट दी है और पूछा है कि ये करंट किस टाइम पर होगी। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट करके क्या कर रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं। और क्या कहा है, और चीज इसमें कुछ भी नहीं पूछी है। अब सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू जो होती है इसके कंपेयर करो, I इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, Im साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा था हमने, I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 14.14 साइन 377t, ये वैल्यू दी है। तो कंपेयर करो, Im कितनी आ गई,
14.14 आ गई, इतनी आ गई ना IM एम्पियर। IRMS निकालना है सबसे पहले, तो IRMS इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कही है, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब साइन वेव, साइन वेव की RMS वैल्यू कितनी होती है, IM बाय √2 IM कितना है 14.14 डिवाइड बाय √2, √2 क्या होता है 1.414, तो 1.414 से इसे डिवाइड करोगे तो IRMS निकल जाएगी तुम्हारी 10 एम्पियर। ठीक है, ए फर्स्ट चीज निकल गई। बी फ्रीक्वेंसी, अब देखो इसे भी कंपेयर करो, ओमेगा टी बराबर 377 है, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 377 टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 377, एफ इज इक्वल्स टू 377 बाय 2 पाई, इसे डिवाइड करो जरा 377 को 2 पाई से, 377 डिवाइड बाय 2 पाई, ये हमारा आ गया 60 हर्ट्ज के आसपास, पॉइंट में आ रहा है तो अप्रॉक्स करके पूरा लिख लिया 60 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या कहा है कि ये निकालो कि किस टाइम पे करंट हमारी, मतलब 3 मिलीसेकंड पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो करंट की क्या होगी। ठीक है, 3 मिलीसेकंड पे हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो टी पहले, सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, टी को पुट करो। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें, यहां पर ही अगर हम देखें कि ओमेगा टी बराबर क्या है 2 पाई एफ टी है, 2 पाई एफ टी हमारा कितना दे रखा है 377 पॉइंट इंटू 3 ये समथिंग दे रखा है। तो यहां से ही हम क्या करते हैं, या आई इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने को कहा है ना, कितने पर, साइन 377 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी किस में आएगी, रेडियन में आएगी। अगर हम साइन का एंगल लिखेंगे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो साइन का एंगल हमें किस में करना पड़ेगा, डिग्री में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 14.14 साइन, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 377 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3, इससे मल्टीप्लाई 180 बाय पाई से, तभी हमारा किस में चेंज होता है, डिग्री में चेंज होता है। तो इसे देखते हैं ये कितने डिग्री आता है। तो इसे सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा 377 मल्टीप्लाइड बाय 180 3.14, ये आ गया हमारा 64.8 और कुछ 65 भी निकल रहा है, 64.8 डिग्री ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब साइन 64.8 देखो कितना होता है, साइन 64.8 ये हमारा है 0.9048, 0.9048। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 14.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.9048, ये निकल के आया 12.78 के आसपास ये आ रहा है, 12.79 या 12.8 इसे लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया ये इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट यही होती है, किसी टाइम पे जो करंट मानते हैं, यही तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की किसी टाइम पे करंट या वोल्टेज निकालो। अब अगला वाला जस्ट इसका उल्टा है, अब हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखनी है, फोर्थ, ये थर्ड था ना, ये सेकंड था, ए बी सी डी, डी निकालने को रह गया, सी डी। तो डी में अब आई दिया है हमें, तो आई कितना दे रखा है, डी में आई दिया है 10 एम्पियर, 14.14 साइन 377 इंटू कितने, टाइम निकालना है, यहाँ हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो 10 बाय 14.14 साइन 377 इंटू टी। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो
और इसको साइन इनवर्स कर दो, ठीक है। तो वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है, इसे बच्चों सॉल्व करना, यहां ये सॉल्व करके आ रहा है t इजिकल्स टू 2.08 मिली सेकेंड। मैंने डायरेक्ट t लिख दिया, t बराबर यहां निकल के आ रहा है, क्या करना है, 10/1.14 है, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में, साइन को यहां ले जाना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में उसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, फिर t बराबर 377 को उसके कहां ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो t बराबर यहां निकल के आ रहा है 2.08 मिली, 2.08 मिली सेकेंड, ये हमारी टाइम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर निकल गई, क्या करना है, साइन इनवर्स यहाँ ले जाना है, फिर 377 को उसके नीचे ले जाना है, वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू। देखो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10/14.14 है, यहां पर अगर 10 को मैं यहाँ पॉइंट लगा के नीचे ही ले जाऊं तो ये कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से 10 में दोनों तरफ क्या करना चाहूँ, डिवाइड, तो यहाँ पे 1.414 आ जाएगा। 1.414 क्या होता है, √2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, साइन इनवर्स कर दूं, तो 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 45 हो गया π/4, 45 डिग्री कितना हो गया, π/4। तो इसका मतलब हमारा ये आ गया π/4, ये तो रेडियन में हो गया ना, π/4 इज इक्वल्स टू 377 t, यही तो निकल के आया, बस t की वैल्यू यहां से क्या कर लो, सॉल्व कर लो, इतना सिंपल है ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये तो ऑलरेडी हमारी किस में है, रेडियन में ही है, ये रेडियन में आ गया, तो π/4 इज इक्वल्स टू 377 इंटू t हमारा यहाँ पर आ गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई निकलता है जो तुम्हें कराना पड़ेगा। बस एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर उस टाइप के मोस्टली सारे ही हो जाएंगे और तुम्हें और ज्यादा करने की नीड नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा फिर देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, कॉइल हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 20 मिली हेनरी, अ कॉइल हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 20 मिली हेनरी, कॉइल का इंडक्टेंस दिया है 20 मिली हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। it is connected across a supply voltage of 50 sin 314t, ये वोल्टेज दिया सप्लाई वोल्टेज। ऑब्टेन अ सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर करंट, अब हमें क्या करनी है, जिस तरीके से साइन की एक्सप्रेशन दी है सेम करंट निकालनी है, लेकिन करंट को भी क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर करंट निकला है तो करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/Z, तो Vm/Z करने के लिए हमें I निकालने के लिए Vm/Z करना पड़ेगा, और Z करने के लिए हमें Z चाहिए, तो Z बराबर हमारा क्या होता है, √R² प्लस कॉइल है तो एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल हम पे नहीं है, एक्सएल निकालो, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl, 2πf कितना है, देखो साइन ओमेगा टी होता है ना, ये जो होता है हमारा क्या होता है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना दे रखा है, 314 ओमेगा दे रखा है, ओमेगा क्या होता है 2πf314, ठीक है, 2πf314/2 पाई हमारा क्या होता है 3.14, और ये हमारा क्या है 314, तो एक तरीके से ये आ गई हमारी, हाँ सॉल्व करना 50 हर्ट्ज के आसपास ही आएगी। तो एक्सएल बराबर 2/fl 20 इंटू 10⁻³ तो एक्सएल सॉल्व करो, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी, एक्सएल यहाँ पर आ जाती है 6.28। अच्छा ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, 2πf की जगह 314 डायरेक्ट लिख सकते थे, 2πf की जगह यहाँ हम कितना लिख सकते थे, 314 डायरेक्ट लिख सकते थे, तो कितना आ गया 6.28। अब ये z में रख दो, z इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 6.28 का स्क्वायर, जल्दी से इसे स्क्वायर करो और ऐड करो, 5²
प्लस 6.28 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 8 ओम। तो ये हमारे कितनी वैल्यू निकल के आ गई 8 ओम। अब हमें क्या निकालना था, आई एम बराबर वी एम अपॉन जेड। वी एम यही तो होता है, अगर इसे कंपेयर करें वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम कितना है 50, जेड कितना निकाला 8, तो ये हमारा आ गया कितना, आई एम इज इक्वल्स टू ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4.25 एम्पियर। अब आई की इक्वेशन लिखो यहां पर। अब यहां हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये तो भैया कॉइल है, कॉइल में हमारा क्या होता है, कॉइल हमेशा वोल्टेज को क्या करती है, लैग करती है। तो लैग करने के लिए पावर फैक्टर भी चाहिए। जो आई की इक्वेशन होती है वो यही तो होती है, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस 90 डिग्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्योर कॉइल नहीं है, कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो माइनस फाइव कहा था ना, फाइव निकालना पड़ेगा। तो कॉस फाइव इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। टेन फाइव भी निकाल सकते थे एक्सएल अपॉन आर करके, मर्जी। तो कॉस फाइव आर अपॉन जेड, आर कितना है 5, जेड कितना है 8, तो 5 बराबर कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड होगा। तो कॉस इनवर्स 5 अपॉन 8 करो, कॉस इनवर्स 5 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 51.3 डिग्री। ये आगे बस इसमें ये वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल्स टू आई एम 4.25 साइन ओमेगा टी कितना है 314, साइन ओमेगा टी 314 माइनस 5 माइनस 51.3 आंसर। तो निकल गई साइन की इक्वेशन, सेम जैसे वोल्टेज की इक्वेशन दी है, यही हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से इंडक्टिव सर्किट दिखा दिया, कैपेसिटिव में भी आ सकता है, आरएलसी मिक्स करके भी आ सकते हैं। तो मैंने बस एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा दिया है, ऐसी एल का आरसी करना है, आरएलसी करना है, और पावर के फॉर्मूले भी उन्हें बताए थे। ऐसी रेजोनेंस के हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, अगर आगे टाइम मिलेगा तो और क्वेश्चन करा देंगे, वरना इतने ही क्वेश्चन तुम्हारे क्या होते हैं इस यूनिट के लिए रहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत हो गए। तो इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। अब आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, थर्ड यूनिट ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।